Hello everyone. So we were doing different types of diodes. In the last class we did Zener diode and light emitting diode. Okay, so now what we'll start with today? Today we'll start with photoconduction. Then we'll see what is photodiode and then solar cell. Now what is photoconduction? इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले ही बता चुकी हूँ तुम्हें. फोटोकंडक्शन क्या होता है? फोटॉन्स का फोटो का मतलब क्या है? फोटॉन्स मींस लाइट, कंडक्शन मींस सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है? जब हमारे पास लाइट जो है ऑफ सफिशिएंट एनर्जी वो फॉल करती है किसी सेमीकंडक्टर पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वैलेंस बैंड में वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. एंड इफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन or equal to the band gap, then these electrons after absorbing the energy move from valence band to the conduction band, and when they reach the conduction band they become free, so they will be responsible for conduction. So this is photoconduction, that the semiconductor is conducting because of the light that is falling onto the semiconductor. ठीक है. एंड वी नो व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटॉन इंसिडेंट रेडिएशन. जब हमारे पास कोई लाइट है और वो सेमीकंडक्टर पे फॉल करेगी, वी नो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स. तो फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? दैट इज इक्वल टू एच न्यू. ठीक है. इफ आई राइट दिस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, देन वी राइट न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, बिकॉज वी नो दैट सी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, where c is the velocity of light, which is 3 into 10 raised to power 8 meters per second. Nu is the frequency of the incident radiation and lambda is the wavelength. And we know h is the Planck's constant, whose value is 6.62 into 10 raised to power minus 34 joule second. तो ऐसा photon जो है when it will be incidented on an intrinsic semiconductor. Now when such a photon is incident on an intrinsic semiconductor, some energy is absorbed. The amount of the radiation absorbed depends upon the frequency of radiation and the material of the semiconductor. कितनी एनर्जी या कितनी रेडिएशन जो है इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी है वो किस पे डिपेंड करता है? फर्स्टली इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. अगर जो फोटोन जो है फॉल कर रहा है सेमीकंडक्टर पे, उसकी एनर्जी और वी कैन से उसकी फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E is equal to h nu, and inversely proportional to wavelength, E is equal to hc upon lambda. तो जब फोटॉन्स जो है इंसिडेंट फोटॉन्स, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उस पर डिपेंड करता है कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई. कैसे? बिकॉज जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के. तो अगर जो हमारे इंसिडेंट फोटॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी और यू कैन से उसकी एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होती है या बैंड गैप एनर्जी के इक्वल होती है, तभी एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, अदरवाइज एब्जॉर्प्शन इज नॉट पॉसिबल. सेकेंड रीजन इज द सेकेंड फैक्टर इज द मटेरियल ऑफ द सेमीकंडक्टर. जो सेमीकंडक्टर हम यूज कर रहे हैं वो कौन से मटेरियल का है? बिकॉज वी नो अगर हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तो उसका बैंड गैप जो है वो ज्यादा होता है, अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर हम जर्मेनियम यूज कर रहे हैं देन उसका बैंड गैप जो है कम होता है, अराउंड 0.6 to 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So depending upon the material of the semiconductor and the frequency of radiation, the amount of the radiation is absorbed by the electrons present in the semiconductor. ठीक है. Because we know if this is the conduction band and this is the valence band, then this difference is the band gap. ठीक है. जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है वो मूव करेंगे टू द कंडक्शन बैंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फोटॉन. ठीक है. और फोटॉन जो है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? हमारा जो एनर्जी है फोटॉन की h nu, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Eg, वेयर Eg इज द बैंड गैप. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो ये हमारा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज द ग्राफ बिटवीन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन एंड द एब्जॉर्प्शन. कि जब फोटॉन जो है वो इंसिडेंट हो रहा है सेमीकंडक्टर पे तो उसकी एनर्जी के हिसाब से किस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रहा है.
फर्स्ट थिंग, अगर हमारी जो फोटोन की एनर्जी है इफ इट इज लेस देन द बैंड गैप एनर्जी, उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करेंगे, बट वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे कैन मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड विल बिकम फ्री। क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा ऊपर वाले बैंड में जो है वहां चले जाए। इतना हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे सपोज वैलेंस बैंड में इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, वो थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो है ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे आ जाए, बट वो एनर्जी जो है इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे क्रॉस कर जाए बैंड गैप को और मूव कर जाए वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, सो इफ Hν is less than Eg, the energy associated with the band gap, the radiation passes through the material with a very small amount of absorption. इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करेंगे बट दैट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज लिखा भी हुआ है, व्हेन Hν is less than Eg, जब हमारी फोटोनिक एनर्जी जो है वो लेस होगी बैंड गैप एनर्जी से, देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर नॉट क्रिएटेड। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं होंगे, मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली कि वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाए। बट व्हाट विल हैपन, जो एनर्जी है चार्ज कैरियर्स की दैट विल बी इंक्रीज्ड विद इन देयर बैंड्स। उनकी जो एनर्जी है विद इन देयर बैंड्स जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अगर वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है तो लोअर लेवल से थोड़ा अपर लेवल पे आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है तो भी लोअर लेवल से थोड़ा अपर लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी जो है दैट कैन बी इंक्रीज्ड विद इन देयर बैंड्स ओनली, इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। नेक्स्ट, जब हमारी एनर्जी जो है बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होती जाएगी, इन दैट केस देयर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, वी विल हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम द वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड एंड विल बिकम फ्री एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी बैंड गैप एनर्जी से, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ दिखा रहा है, इनिशियली जब हमारी इंसिडेंट फोटोनिक एनर्जी जो है वो कम थी उस केस में देयर इज नो एब्जॉर्प्शन, धीरे धीरे करके वी हैव अ स्मॉल एब्जॉर्प्शन। फिर जैसे जैसे एनर्जी जो है वो बढ़ रही है एंड इट विल बिकम ग्रेटर देन द बैंड गैप एनर्जी, देन एब्जॉर्प्शन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, एंड इट विल बिकम ओपेक टू द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, वी विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ free electron hole pairs. Now what happens when Hν is further increased, the situation is almost unchanged as shown in the figure. ठीक है, अब क्या होगा, जब इतना एब्जॉर्प्शन जो है 100% हो गया, उसके बाद अब हम कितनी भी एनर्जी बढ़ाएं सिचुएशन जो है वो अनचेंज रहेगी। ये हमारा जो ग्राफ जो है इसके बाद आके इट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ absorption takes place depending upon the energy of the incident photon. So here it is written that as Hν becomes greater than Eg, which is the forbidden energy gap, the electron hole pairs are produced in excess of those produced thermally. Obviously जो हमारे thermal electrons होते हैं they are very few in number, and this is we are talking about intrinsic semiconductor. Intrinsic में तो thermally generated charge carriers पहले ही बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे फोटॉन्स जो है वो इंसिडेंट होते हैं उस केस में, और जब उसकी एनर्जी ग्रेटर हो जाती है बैंड गैप एनर्जी से, देन उस केस में वी हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। और इस फिनोमिना को वी से फोटो कंडक्शन, वेयर हियर बिकॉज कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट photons. ठीक है, and this I have already told, if the energy of the incident photon is less than the band gap energy, in that case no electron hole pairs will be produced, only the energy of the charge carriers will be increased within their bands only. ठीक है, now next paragraph, in the case of semiconductors there are very few charge carriers to absorb the energy.
सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, थोड़े से ही चार्ज कैरियर्स हमारे पास होते हैं which can absorb the energy, which is in contrast to the metals. Why? Because metals के केस में we know there are already large number of free electrons present. तो जब photons जो है वो fall करेंगे metals के ऊपर, then क्या होगा, we'll have large number of free electrons which are available to absorb this energy. So we can say that metals जो है they are opaque even at low energy levels. Metals जो है they are not transparent, they are basically opaque even at low energy levels, क्योंकि electrons जो है metals जो है उनके अंदर जो electrons हैं they are already free to absorb the energy. ठीक है, इसका मतलब क्या है, metals जो है हमारे they are opaque. Why they are opaque? Because we know they have metallic bonding. इसका मतलब क्या है, that all of the atoms inside the metals they are surrounded by free moving electrons. So if any light that passes through a metal will hit one of these electrons, then these electrons will absorb the light, ठीक है, and it can re-emit that light. ठीक है, तो जो metals हैं हमारे they can absorb all the energy from the light photons. Why? Because metals जो है we know they consist of a partially filled high energy conduction bands. ठीक है, so when we have these photons and they are incident or directed at metals, then their energy is used to excite electrons into the unoccupied states. Conduction band में जो unoccupied states है, now electrons जो है they can excite to those levels also. So we can say that metals जो है they are opaque even at low energy levels, or they are opaque to the visible light. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है. नेक्स्ट क्या है, अभी हमने क्या देखा, वी हैव सीन इंट्रिंसिक एक्साइटेशन. इंट्रिंसिक एक्साइटेशन क्या होता है, जब हमारा सेमीकंडक्टर जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, देन बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट एक्साइटेशंस आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. इलेक्ट्रॉन्स जो है नाउ दे आर मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी. दैट इज इंट्रिंसिक एक्साइटेशन. एक होता है एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशन. Extrinsic excitation क्या होता है, when the semiconductors we use they are extrinsic semiconductors. ठीक है, देखो एक क्या है हमारे पास excitation हो रही है from valence band to the conduction band. ठीक है, that is denoted by here 1. So this 1 is representing the intrinsic excitation. Extrinsic excitation में extrinsic semiconductors दो तरीके के होते हैं, p type and n type. Suppose we have a p type semiconductor, तो उस केस में we have a acceptor level within the forbidden gap which is close to the top of the valence band, and if we have a n type semiconductor then we have a donor level which is also present in the forbidden gap and it is close to the bottom of the conduction band. ठीक है, तो जैसे ही हम फोटोनिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, तो अगर हमारे पास n टाइप सेमीकंडक्टर है तो जो डोनर लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दे कैन इजीली मूव टू द कंडक्शन बैंड. ठीक है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, इतनी सी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को टू जंप फ्रॉम द डोनर लेवल टू द कंडक्शन बैंड. ठीक है, तो इसको हम एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशन कहते हैं. एक क्या एक्साइटेशन हो सकती है, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दे विल मूव टू द एक्सेप्टर लेवल. ठीक है, तो कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर लेवल पे जाने की, सिर्फ इतनी सी एनर्जी चाहिए. ठीक है, सो दिस विल result in the creation of holes in the valence band, so that will be responsible for conduction. ठीक है, so we can have two types of excitations because of the incident photons. One is the intrinsic, another one is the extrinsic excitation. तो obviously extrinsic excitation जो होगी उस केस में conductivity जो है वो ज्यादा होगी. ठीक है, it is obvious. Now next अगर हम intrinsic excitation की बात कर रहे हैं, intrinsic that means the semiconductor that we are using is the intrinsic semiconductor. और इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए to move from valence band to the conduction band? The energy will be equal to Eg, which is the band gap energy. इलेक्ट्रॉन को जो है कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, कम से कम इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए to move from valence band to the conduction band. So the minimum possible energy
that is required by the photon to move from valence band to the conduction band is Eg. This is the minimum energy. So photons जो incident होंगे semiconductor पे, उनकी minimum energy कितनी होनी चाहिए? That should be equal to Eg. ठीक है? h nu जो है it can be, h nu जो है हमारा it can be greater than equal to Eg. ठीक है? और that means minimum energy will be equal to Eg. So Eg जो है वो हमारा क्या है? It is equal to E2 minus E1. क्या h nu जो है it should be greater than equal to Eg. ठीक है? And Eg is E1 minus E2. इसका मतलब क्या है? हमारे जो कंडक्शन बैंड का बॉटम है ना, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो E1 है, और जो हमारा टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड है यहाँ पर, इसकी एनर्जी जो है हमारी वो E2 है. ठीक है? सो डिफरेंस इन एनर्जी कितना हो गया? E1 माइनस E2. सो Eg इज इक्वल टू E1 माइनस E2. ठीक है? दिस इज द फोटॉन मिनिमम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन रिक्वायर्ड फॉर इंट्रिंसिक एक्साइटेशन. ठीक है? अगर ये फोटोनिक एनर्जी है Eg, सो दैट इज इक्वल टू h nu, दैट इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा. ठीक है? तो Eg जो है अगर हमारा मिनिमम है, दैट मींस लैम्डा हमारा मैक्सिमम है. तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी गैप Eg हमारा कितना होगा? hc upon Eg, because Eg is hc upon lambda. Let's say that wavelength is denoted by lambda c. So this is the maximum wavelength. ठीक है? ये हमारी क्या हुई? मैक्सिमम वेवलेंथ which can cause intrinsic excitation. This is the minimum energy that can cause intrinsic excitation. Both are inversely proportional to each other. So this is the maximum wavelength which can cause intrinsic excitation. इसकी वैल्यू कितनी आई? hc की वैल्यू पुट कर दो. h होता है 6.62 into 10 raised to power minus 34. इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ 34 आएगा, बुक में गलत लिखा हुआ है. c is 3 into 10 raised to power 8. Eg हमारा जो है वो जूल्स में है. So that is equal to 19.86 into 10 raised to power minus 26 upon Eg. अगर हमें लैम्डा c, ये जो हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसको माइक्रोन्स में मेजर करना है, दैट मींस माइक्रोमीटर में, और जो हमारा Eg है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर हम मेजर करते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, Eg जो है हमारा जूल्स में है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है. 1 जूल्स हमारा क्या होता है? 1.6 into 10 raised to power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो हमने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया. सो दैट मींस अब ये जो हमारी बैंड गैप एनर्जी है, दिस इज इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको इससे डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 12.4 into 10 raised to power minus 7 meters upon Eg, where Eg is in electron volt. तो 12.4 into 10 raised to power minus 7 को हम माइक्रोमीटर में कैसे लिख सकते हैं? It can be written as 1.24 माइक्रोमीटर. माइक्रो मीन्स 10 raised to power minus 6. तो यहाँ पे 10 raised to power minus 1 बचा, वो 12.4 into 10 raised to power minus 1 क्या होगा? 1.24. So हमारी lambda c जो है it becomes 1.24 upon Eg माइक्रोमीटर, where Eg is in electron volts. यूनिट का ध्यान रखना, अगर यूनिट में कंफ्यूज हो रहे हो एग्जाम में तो डायरेक्ट SI यूनिट्स यूज करो, Eg को जूल्स में यूज करो, सिंपली यूज दिस रिलेशन. ठीक है? ज्यादा कन्वर्जन्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो ये जो हमारा लैम्डा सी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्रिटिकल और कट ऑफ वेवलेंथ. दिस इज नोन एज द क्रिटिकल और कट ऑफ वेवलेंथ. क्यों कट ऑफ वेवलेंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच कैन कॉज एक्साइटेशन. अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा हुई, दैट मींस एनर्जी अगर Eg से कम हुई, तो उस केस में नो इंट्रिंसिक एक्साइटेशन विल टेक प्लेस. ठीक है? नेक्स्ट, सिलिकॉन का बैंड गैप कितना है? 1.1. तो उसका लैम्डा सी कितना आया? सब्स्टिट्यूट है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. ठीक है? सो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन. सो 1.24 divided by 1.1 will give the wavelength in micrometers. So this gives 1.13 micrometer. Next, जर्मेनियम के लिए जो हमारा बैंड गैप है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो उस केस में जो हमारी कट ऑफ वेवलेंथ है वो आई 1.24 divided by 0.71
माइक्रोमीटर विच इज 1.74 माइक्रोमीटर। इसका मतलब सिलिकॉन के केस में जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो इतनी है। अगर इंसिडेंट फोटॉन्स जो है हमारे, उनकी वेवलेंथ अगर इससे ज्यादा हुई, या वी कैन से एनर्जी जो है अगर इससे कम हुई, then intrinsic excitation will not take place. Similar in the case of germanium, अगर एनर्जी इससे कम हुई इंसिडेंट फोटोन की, या कट ऑफ वेवलेंथ जो है इससे ज्यादा हुई, in that case no excitation will take place. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि excitation जो है it can also happen because of the extrinsic semiconductors. It can also happen in the extrinsic semiconductors. यही नहीं है सिर्फ intrinsic में होगा, photo conduction जो है it can take place in both types of semiconductors. In intrinsic it is known as intrinsic excitation. For extrinsic semiconductors it is known as extrinsic excitation. वो यहाँ पर लिखा है. The charge carriers may also be created by the addition of atoms of both donor and acceptor impurities. This process is called extrinsic excitation. अगर हमने intrinsic semiconductor जो है उसको डोप कर दिया with the donor and acceptor impurities, in that case we'll have a donor level for the donor impurities, we have acceptor level for the acceptor impurities. अब अगर हमारी जो excitation होती है from donor to the conduction band and from valence band to the acceptor level, then this process is called extrinsic excitation. ठीक है, जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है, it can excite a donor electron into the conduction band or a valence electron to the acceptor level. This will result in the creation of new charge carriers. So the creation of new charge carriers by both types of excitations, it will increase the current. New charge carriers produce हो रहे हैं, अगर electrons jump कर रहे हैं from donor level to the conduction band, then it will result in the creation of free electrons. और अगर हमारे electrons move कर रहे हैं from the valence band to the acceptor level, then this will result in the creation of new holes in the valence band. So this creation of new charge क्या होगा? This will be responsible for the conduction in the semiconductor. So conduction will increase. That means current flowing through the semiconductor will increase. That means resistance or resistivity of the semiconductor decreases. ठीक है, so because of this creation of new charge carriers, or you can say because of the extrinsic excitation, the current increases, which in turn decreases the resistance of the semiconductor. तो इन डिवाइसेस को हम फोटो कंडक्टर्स भी कह सकते हैं और फोटो रेजिस्टर्स भी कह सकते हैं. फोटो कंडक्टर्स का मतलब क्या है? फोटॉन्स की वजह से, इंसिडेंट लाइट की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ रही है. फोटो रेजिस्टर्स का मतलब क्या है? फोटॉन्स, इंसिडेंट लाइट की वजह से रेजिस्टिविटी कम हो रही है. सो फिगर 6.28 shows the photo conduction in semiconductors. Transition 1 is intrinsic, while 2 and 3 are extrinsic excitations, as already explained. They are talking about this figure. ठीक है, जो 1 है हमारा, this is representing the intrinsic excitations. 2 and 3 जो है, they are representing the extrinsic excitations. EA is the energy of the acceptor level, ED is the energy of the donor level. ठीक है, now अब इसमें एक कर्व और है, which is the spectral sensitivity curve. ये कर्व हमारा क्या बता रहा है? फोटोकंडक्टिव yield versus wavelength. हमारा x एक्सिस पे वेवलेंथ है, y एक्सिस पे रिलेटिव रिस्पॉन्स है, और यू कैन से फोटोकंडक्टिव yield. और यू कैन से कि वेवलेंथ जो है इंसिडेंट फोटॉन्स की, उसको जब हम बढ़ा रहे हैं, then what will happen to the photoconductivity? We know E is equal to hc upon lambda. तो जैसे जैसे वेवलेंथ जो है इंक्रीज होगी, एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी. तो इसका मतलब जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी, जो फोटोकंडक्टिव यील्ड है दैट विल डिक्रीज. इसमें देखो यही हो रहा है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, धीरे धीरे तो हमारा जो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक एक्साइटेशंस हो रहे हैं, बट आफ्टर अ सफिशिएंट वैल्यू इट्स वैल्यू स्टार्ट्स टू डिक्रीज. और जैसे ही वेवलेंथ जो है हमारी इक्वल हो जाती है टू दी कट ऑफ वेवलेंथ, उसके बाद जो है नो एक्साइटेशंस विल टेक
प्लेस। और इसको करेक्ट कर लो, यहाँ नैनोमीटर लिखा है, दिस वेवलेंथ इज नॉट इन नैनोमीटर्स, दिस इज इन माइक्रोमीटर्स। हाउ, देखो विजिबल रेंज हमारी कितनी होती है, वी नो इट इज फ्रॉम 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम, दैट मींस फ्रॉम 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर। यहाँ पे हमारी विजिबल रीजन क्या दे रखा है, 0.4 से 0.7, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड विजन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो रही है, हमारी जो फोटो कंडक्टिव यील्ड है वो डिक्रीज हो रही है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर जो है देयर विल बी नो फोटो कंडक्टिविटी। उस वेवलेंथ को हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। देखो सिलिकॉन के लिए कितनी है, सिलिकॉन के लिए हमने कैलकुलेट की थी, दिस इज 1.13 माइक्रोमीटर। इसके बाद जो है कोई इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक का है, इसके बाद जो है कोई इंट्रिंसिक एक्साइटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशन के केस में क्या होता है, हमारा डोनर से कंडक्शन में भी जो है इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां से जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी ही एनर्जी चाहिए फोटॉन्स की टू मूव फ्रॉम द डोनर लेवल टू द कंडक्शन बैंड और फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। तो वहां पर जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी। यहाँ पर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक एक्साइटेशन, मतलब जब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब प्रोड्यूस होंगे विच विल मूव फ्रॉम द वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड, उस केस में जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए दैट विल बी द बैंड गैप एनर्जी, तभी वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो ये जो हमने डेरिवेशन किया है दिस इज फॉर द इंट्रिंसिक एक्साइटेशंस ओनली, ठीक है। तो सिलिकॉन की कट ऑफ वेवलेंथ क्या थी फॉर इंट्रिंसिक एक्साइटेशंस, वो हमारी कट ऑफ वेवलेंथ थी 1.13 माइक्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारी कितनी आ रही है, 1.2 के अराउंड आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज 1.2 या 1.3 के बीच में आ रही है। यहाँ पर देखो एक चीज लिखी है, it may be seen that lambda c limit in the graph, that means cutoff wavelength in the graph is greater than that calculated values। वही हमारा आ रहा है ना, यहाँ पर ग्राफ में हमारी जो लैम्डा सी आ रहा है सिलिकॉन का वो 1.2 के आसपास आ रहा है, पर जो हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 1.13 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जैसे ही कट ऑफ वेवलेंथ हो जाती है हमारी, उसके बाद नो इंट्रिंसिक एक्साइटेशंस और नो या एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशंस भी कह लो दैट विल नॉट टेक प्लेस। ये लेकिन हमारा ये क्यों हो रहा है, कट ऑफ वेवलेंथ जो है ये क्यों बढ़ गई, ये हमने डेरिवेशन किस लिए किया था, ये हमने डेरिवेशन किया था फॉर इंट्रिंसिक एक्साइटेशंस, ठीक है। जस्ट अभी मैंने बताया ये वैल्यूज जो है डिफरेंट हो जाती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशन। क्यों, एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशंस के लिए ये वैल्यूज डिफरेंट क्यों हो जाएंगी, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए टू बिकम फ्री और टू प्रोड्यूस कंडक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको रिलेटिवली कम एनर्जी चाहिए। उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनर से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से एक्सेप्टर लेवल पे जाएंगे, डिपेंडिंग हमारी जो इम्प्योरिटीज है वो डोनर इम्प्योरिटीज है या एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है, ठीक है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी चाहिए, और कुछ जो है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उस केस में जो एनर्जी है वो इतनी चाहिए, ठीक है। बट हमारी जो इम्प्योरिटी एक्साइटेशंस है और जो एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशंस है वो कम एनर्जी पे हो जाएंगी। कम एनर्जी का मतलब क्या है, ज्यादा वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर हमारी एक्साइटेशन जो है वो एक्सट्रिंसिक है दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज, उस केस में जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर ये हमारा ग्राफ जो है ये दिखा रहा है सिलिकॉन के केस में कट ऑफ वेवलेंथ बढ़ गई, ये कट ऑफ वेवलेंथ जो है ये इसलिए बढ़ी है, इट इज बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी एक्साइटेशंस। इम्प्योरिटी एक्साइटेशंस में कम एनर्जी पे मतलब ज्यादा वेवलेंथ पे एक्साइटेशंस पॉसिबल है, ठीक है। देखो अब इस पैराग्राफ को पढ़ लो, the spectral sensitivity curve photoconductive yield versus wavelength is shown in the figure. It may be seen that lambda c limit in the graph is greater than the calculated value, क्योंकि जो values हमने calculate करी थी that was purely from the intrinsic calculations only, ठीक है। वहां पे हमने फोटोन की एनर्जी जो है equal ली थी to the band gap energy,
अब ये क्यों हो रहा है, लैम्डा सी ज्यादा क्यों है? इट इज ड्यू टू द इम्प्योरिटी एक्साइटेशन। इम्प्योरिटीज की वजह से जो हमारी कट ऑफ वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है। कम एनर्जी पे या ज्यादा वेवलेंथ पे भी वी कैन हैव एक्साइटेशंस ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फोटो कंडक्शन। तो फोटो कंडक्शन में हमने क्या देखा, इंसिडेंट लाइट जब फॉल होती है सेमीकंडक्टर पे, देन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दे विल एब्जॉर्ब दैट एनर्जी एंड मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन. So this will increase the current and in turn decrease the resistance of the semiconductor. ये हमारा होता है फोटो कंडक्शन. इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो इंसिडेंट फोटॉन्स है देयर एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द बैंड गैप एनर्जी. ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रिंसिक एक्साइटेशंस. एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशंस जो है दे आर आल्सो पॉसिबल in which electron will absorb the incident photon energy and they can move from the donor level to the conduction band or from valence band to the acceptor level depending upon हमारी जो impurities हैं they are donor or the acceptor impurities. ठीक है, सिर्फ इतना है फोटो कंडक्शन, इससे ज्यादा जो है करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वी हैव फोटो कंडक्टिव सेल्स. ठीक है, अब हमारे जो फोटो कंडक्टिव सेल्स हैं ये क्या होते हैं. फोटो कंडक्टिव सेल जो है अब हमें इनके बारे में पढ़ना है. फोटो कंडक्टिव सेल जो है हमारे दे आर टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस whose resistance varies linearly with the intensity of the incident light. ये जो है दिस इज द सिंबल फॉर अ फोटो कंडक्टिव सेल. ठीक है, फोटो कंडक्टिव सेल को हम फोटो रेजिस्टिव डिवाइस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि फोटॉन्स की वजह से कंडक्शन हो रही है तो करंट बढ़ रहा है, तो फोटो कंडक्टिव भी कह सकते हैं. ठीक है, और वी कैन से फोटॉन्स की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है तो फोटो रेजिस्टर्स या फोटो रेजिस्टिव डिवाइस भी बोल सकते हैं. तो फोटो कंडक्टिव सेल जो है ये वो सेल्स होते हैं या वो डिवाइस होती हैं जिनमें रेजिस्टेंस जो है इट वेरीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. इसका मतलब क्या है, लीनियरली वेरी कर रहा है रेजिस्टेंस इंटेंसिटी के साथ. जब हमारी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ऑब्वियस है जितनी ज्यादा इंटेंस बीम होगी उतनी ज्यादा कंडक्शन होगी, उतना ही ज्यादा करंट होगा, दैट मीन्स उतना कम रेजिस्टेंस होगा. लेकिन ये जो हमारा जो रिलेशन है बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर की दैट इज लीनियर. द लीनियर डिक्रीज होगा. इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते. ठीक है, इसको हटा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. यू कैन से दैट इट इज वेरिंग लीनियरली. मतलब अगर y एक्सिस पे मैं रेजिस्टेंस को प्लॉट कर रही हूँ और x एक्सिस पे इंटेंसिटी, ध्यान से सुनना, y एक्सिस पे रेजिस्टेंस, x एक्सिस पे इंटेंसिटी, देन इट इज वेरिंग लीनियरली और यू कैन से दैट इट इज डिक्रीजिंग लीनियरली. रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है. और किस तरीके से डिक्रीज हो रही है, द डिक्रीज इज द लीनियर डिक्रीज. उनको हम फोटो कंडक्टिव सेल्स कहते हैं. ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं बता रही हूँ, इसको इसमें से पढ़ लेना, इसमें समझाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है समझाने के लिए कि फोटो कंडक्टिव सेल जो है दिस इज अ टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस. हियर इज द सिंबल ऑफ द फोटो कंडक्टिव सेल. दिस इज आल्सो कॉल्ड फोटो रेजिस्टिव डिवाइस एंड इन दिस डिवाइस रेजिस्टेंस वेरीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. फोटो कंडक्टिव सेल्स जो है दे वर्क ऑन द फिनोमेना ऑफ फोटो कंडक्शन. फोटो कंडक्शन क्या होता है दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू. ठीक है, और यूजुअली जो फोटो कंडक्टिव मटेरियल्स हम यूज करते हैं या द मटेरियल्स दैट वी यूज टू मेक फोटो कंडक्टिव सेल्स वो कौन से होते हैं, दे आर कैडमियम सल्फाइड एंड कैडमियम सेलेनाइड. ठीक है, these are the most commonly used photoconductive materials. and ये जो कैडमियम सल्फाइड है हमारा और कैडमियम सेलेनाइड है हमारा, दे बेसिकली रिस्पॉन्ड स्लोली टू द चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी. ठीक है, इनके जो रिस्पॉन्स टाइम्स होते हैं ये हमारे जो है थोड़े से ज्यादा होते हैं. ये जो है दे रिस्पॉन्ड स्लोली टू द चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी. ठीक है, ये करना है. उसके बाद यहाँ पे इन चीजों को पढ़ सकते हो कि why we use photoconductive cells. ठीक है, and why these cadmium sulfide photoconductors जो है they are preferred. इसको पढ़ लेना. ठीक है,
अनदर फोटो कंडक्टिव सेल जो है जो हम यूज करते हैं दैट इज लेड सल्फाइड। ये क्यों यूज होता है ये सब पढ़ लेना, ठीक है। किस फिनोमिना पे ये वर्क करता है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। सो आफ्टर दिस वी विल नाउ स्टार्ट विद आवर फोटो डायोड्स, ठीक है। फोटो कंडक्शन हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास दो टॉपिक बचे हैं, फोटो डायोड एंड सोलर सेल। इतने ही टाइप्स जो हैं हमें वो पढ़ने हैं इसमें। नाउ व्हाट इज अ फोटो डायोड? फोटो डायोड हमारा क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ टू टर्मिनल पीएन जंक्शन डिवाइस which operates in a reverse bias, ठीक है। It is a two terminal PN junction device which operates in reverse bias mode, ठीक है। or you can say that photo का मतलब क्या है? photons, so it is converting light energy into electrical energy। अब हम पढ़ेंगे अबाउट फोटो डायोड्स। हमारे पास ये एक पीएन जंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायोड बन गया। डायोड कैसे बनता है? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में हम पीएन जंक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर देते हैं, देन वी हैव अ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। तो हमारे पास ये पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। इसको हमने रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट किया है। P इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, N इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। रेजिस्टेंस क्यों है सर्किट में? यू ऑलरेडी नो द फंक्शन ऑफ रेजिस्टर टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ अ फोटो डायोड, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या है इसका सिंबल? अपोजिट है लाइट एमिटिंग डायोड से। लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है? हमारे पास डायोड पे जब हम डायोड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इन दैट केस लाइट जो है वो एमिट होती है, तो वहां पे जो हमारे एरोज होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। फोटो डायोड में हमारे एरो अंदर की तरफ है। जैसे ही लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी फोटो डायोड पे तो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। So as already discussed, the charge carrier free electrons and positively charged holes are always created in p-n junction due to thermal energy. As the temperature increases, more electrons break the covalent bonds and are set free, creating holes in the positions previously occupied by the electrons. As stated earlier, in photoconduction, an incident photon supplies the energy for the creation of new electron hole pair. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब लाइट फॉल करती है किसी भी पीएन जंक्शन डायोड पे, अगर लाइट फॉल करेगी तो क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू चार्ज कैरियर्स, ठीक है। ये हमें पता है। अगर हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, दोनों ही केसेस में एक्साइटेशन जो है वो पॉसिबल होंगी और क्रिएशन होगा न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, ठीक है। व्हेन इंसिडेंट फोटॉन्स जो हैं they will be supplied to the semiconductor. Why? Because they will supply the energy, electron will absorb that energy and move from the lower band to the higher band, ठीक है। तो अब इस फिनोमिना को यूज करके, सेमीकंडक्टर की ये प्रॉपर्टी यूज करके, वी कैन हैव अ पीएन जंक्शन डायोड which works when a light is falling on it. That means it is a photodiode. It is producing electrical energy because of the light energy. So, so it is converting light energy into electrical energy and it is operating in the reverse bias region, ठीक है। फोटो कंडक्शन, ये जो पैराग्राफ है ये ऑलरेडी तुम लोग को क्लियर है। ये जो पैराग्राफ है ये ऑलरेडी तुम लोगों को क्लियर है, ठीक है। ये अभी मैंने जस्ट बताया, दिस इज टॉकिंग अबाउट फोटो कंडक्शन, दैट बाय या हाउ अ फोटो कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ फोटो डायोड? दिस इज अ सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड व्हिच ऑपरेट्स इन द रिवर्स बायस रीजन, ठीक है। तो रिवर्स बायस रीजन में वी नो जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द, जो हमारा करंट फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द junction. So in that case we know a very small amount of current जो है that is produced which is of the order of, you can say, few micro amperes, ठीक है।
तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि व्हाट विल हैपन जब लाइट जो है वो फॉल करेगी पीएन जंक्शन पे। देखो यहाँ पर हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इंसिडेंट लाइट, उसको हमने फोकस किया एट द जंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा जंक्शन पे उसको फोकस करेंगे जब हम, यहाँ देखो, इन अ रिवर्स बायसिंग अरेंजमेंट a very small current flows due to motion of minority charge carriers across the junction. Also there is recombination also, some electrons and holes they also combine while new pairs are produced. कुछ production of charge carriers होता है, कुछ recombination of charge carriers होता है। फोटोडायोड में क्या होता है, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है, and it becomes greater than the rate at which they recombine. फोटोडायोड्स में क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है इट इज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतना ही ज्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो बायसिंग अरेंजमेंट और सिंबल जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बायसिंग अरेंजमेंट भी बता चुकी हूँ, P is connected to the negative terminal, N is connected to the positive terminal, and now the light is made to fall on PN junction with the help of lens arrangement as shown in the figure. ठीक है, लाइट जो है हमने लेंस का यूज तो किया है टू फोकस द लाइट बीम एट द जंक्शन। तो जंक्शन पे जब हमारी लाइट बीम जो है फोकस्ड होगी देन व्हाट विल हैपन, ये जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, इट विल रिजल्ट in the increased emission of minority charge carriers which are now driven off by the reverse bias voltage. In an ordinary PN junction diode, the reverse current is of the order of few microamperes and becomes saturated for a certain voltage called Zener voltage. फोटोडायोड के केस में क्या होता है, ऑर्डिनरी डायोड में क्या होता है कि जब रिवर्स बायस वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, करंट जो है वो हमारा बढ़ता है एंड इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, नोन एज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स। फोटोडायोड के केस में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग अरेंजमेंट तो है हमारा, लेकिन अब फोटॉन्स जो है नाउ दे आर अलाउड टू फॉल एट द जंक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर लेंस अरेंजमेंट। तो अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ दीज फोटॉन्स रिवर्स करंट जो है वो हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है, रैपिडली, एंड देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मतलब इस तरीके से ये डार्क करंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जब हमने कोई लाइट इंसिडेंट नहीं करी, इन दैट केस वी हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ current which is because of the flow of minority charge carriers, and as we increase the intensity of the incident light, ये 1 2 3 4 photons क्या represent कर रहा है, ये represent कर रहा है that we are increasing the intensity of the incident light. So as we increase the intensity, the reverse current increases with increase in the reverse voltage. ठीक है, so this is how a photodiode works. Now dark current जो है, जो शो हमने कर रखा है, that is when no light is incident, that means with no applied illumination of light. और बाकी जो हमारे जो 1 photon 2 photon represent कर रहे हैं, they are the graphs at different intensity of illumination. So जैसे जैसे हम intensity को increase करेंगे, our reverse current also increases with increase in reverse voltage. ठीक है, और डार्क करंट जो है हमारा, दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो दिस डार्क करंट इज नोन एज द रिवर्स सैचुरेशन करंट। नाउ एक ये पैराग्राफ और है, इसको समझने की जरूरत है। ये क्या कहता है कि जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं फोटोडायोड पे, उसको जंक्शन पे फोकस करना जरूरी है। ये हमारा फिगर क्या दिखा रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई आर। आई आर इज द रिवर्स करंट। Magnitude of reverse current decreases as the point of incidence of light moves away from the junction. अगर जो लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है फोटोडायोड पे, इफ अगर वो जंक्शन पे फोकस्ड नहीं है, जंक्शन से थोड़ा लेफ्ट या राइट पे फोकस्ड है, टुवर्ड्स द एन साइड और टुवर्ड्स द पी साइड फोकस्ड है, इन दैट केस जो हमारा रिवर्स करंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अगर if we need higher reverse current, then we have to focus the incident beam at the PN junction. ठीक है, ये इसका मतलब है। देखो, at the PN junction
करंट जो है इट इज रिवर्स करंट इज मैक्सिमम, और एज वी मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन ईदर टुवर्ड्स द एन साइड और टुवर्ड्स द पी टाइप रीजन, द करंट जो है और द रिवर्स करंट जो है इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। हियर आईपी का मतलब क्या है, यहाँ रिवर्स बाइसिंग अरेंजमेंट है ना, तो दैट मींस करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप में या एन साइड रीजन में हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स पॉजिटिव चार्ज, तो वो आईपी से है। आईपी इज द करंट बिकॉज ऑफ द minority charge carriers in the n type region. In is the current because of the minority charge carriers in the p type region, that is electrons. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, करंट जो है in the reverse bias semiconductor photodiode depends upon the diffusion of minority charge carriers across the junction. If the incident radiation is focused on a small spot away from the junction, अगर इंसिडेंट रेडिएशन को हम एट जंक्शन फोकस ना करके थोड़ा स्लाइटली अवे फ्रॉम द जंक्शन फोकस करते हैं, इन दैट केस जो हमारा रिकॉम्बिनेशन है वो ज्यादा होता है, दैट मींस करंट जो है वो कम होगा। सो दिस वुड डिक्रीज द करंट, क्योंकि प्रोडक्शन से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा चार्ज कैरियर्स का। ठीक है, सो if we want our reverse current to be higher, we have to focus the beam at the junction. ये ग्राफ दिखा रहा है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है रिवर्स करंट का इट डिक्रीजेस जैसे जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट जो है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, ये ग्राफ देखो, ये हमारा स्लाइटली एसिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल क्यों है, एसिमेट्रिकल क्यों है हमारा? Now the graph is somewhat asymmetrical because of the differences in the diffusion of minority carriers on P and N sides. ठीक है, now these are the uses of photodiodes. ये तुम लोग देख सकते हो where we can use the photodiodes. Now the last topic in the first part of unit 2 is the solar cell. अब हम सोलर सेल देखेंगे, इसके बाद हमारा जो फर्स्ट पार्ट है यूनिट 2 का वो खत्म हो जाएगा, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट 2. वी हैव इन टोटल 3 पार्ट्स इन यूनिट 2. टुडे वी विल बी फिनिशिंग द फर्स्ट पार्ट. From the next class we will start with the second part which comprises of rectifiers and filters, and then we will start with the third part which comprises of transistors. ठीक है, so the last topic in the first part of unit 2 is the solar cell. नाम से ही पता चल रहा है you are also already familiar about the solar cell. तुमने डेली यूज में भी देखे हैं सोलर पैनल्स जगह जगह लगे हुए. What is a solar panel? It is basically the combination of solar cells. ठीक है, तो सोलर सेल होता क्या है? सोलर सेल सिंपली बता रहा है हमारा कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो सोलर सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स part of energy received from the sun into electrical energy, or you can say that it is a device which converts solar energy into electrical energy. यहाँ पर जो हम इंसिडेंट फोटॉन्स की बात करते हैं ना कि इंसिडेंट लाइट जो है वो कंडक्शन करती है, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट को हम क्या ले रहे हैं, तो सोलर एनर्जी. ठीक है, why we are using solar energy? Because we know it is a huge energy source. ठीक है, so sun is a huge energy source and the solar cells have been devised to use sun's energy as an alternative source of energy. So solar cell is a device which converts part of energy received from sun into electrical energy. The basic principle of solar cell is similar to the photodiode. ठीक है, यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस है मैं वो समझाऊंगी. रेस्ट फंक्शनिंग जो है वो तुम्हें पता है, इट इज सेम एज दैट ऑफ द फोटोडायोड और सिमिलर टू दैट ऑफ द फोटोडायोड. लाइट हमारी इंसिडेंट होगी, लाइट इंसिडेंट होगी, इस वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी. सो कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक, और यू कैन से दैट जो हमारे और फर्दर चार्ज कैरियर्स विल बी प्रोड्यूस, दैट विल रिजल्ट इन द मोर एंड मोर कंडक्शन. ठीक है, लाइट की वजह से कंडक्शन का इंक्रीज होना, दैट इज फोटो कंडक्शन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो कंडक्शन ओनली फोटोडायोड वर्क्स. Solar cell also works on the principle of photoconduction only, that is the conversion of light energy into electrical energy. In the solar cell the light energy is the solar energy, that is the energy received from the sun. Now photodiode और solar cell में difference क्या है?
फोटो डायोड में जो हम लाइट फॉल कराते हैं, that light is allowed to fall on a PN junction. फोटो डायोड के केस में क्या होता है, the light is allowed to fall on the PN junction. लेकिन सोलर सेल में क्या होता है, जो हमारी लाइट है that is coming from the sun. So light from the sun is allowed to fall normally on the P region of a specially designed PN junction as shown in the figure. देखो ये हमारा एन टाइप रीजन है, ये पी टाइप रीजन है. पी टाइप रीजन को जो है हम कंपैरेटिवली थिन रखेंगे एज कंपेयर टू दी एन टाइप रीजन. ठीक है, जैसे हमने लाइट एमिटिंग डायोड में भी किया था. पी टाइप रीजन जो है इट इज थिन एज कंपेयर टू एन टाइप रीजन. वी हैव अ मेटल कॉन्टैक्ट्स at the bottom of the n-type semiconductor and the top of the p-type semiconductor. ठीक है, in between we have a glass which is above the p-type semiconductor. ये glass क्यों यूज होता है, अब यहाँ से जो है सोलर एनर्जी जो है that is now allowed to incident normally on the p-type region. ठीक है, which is entering the p-type region through the glass. p-type region को thin रखने की जरूरत क्यों है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो हमारी जंक्शन पे फॉल हो सके. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फोटो डायोड एंड अ सोलर सेल. फंक्शनिंग सेम है, that a light energy is converted into electrical energy with the help of light energy. What happens, we'll have large number of charge carriers, and the more charge carriers we have, the more current or the more conduction we have. यहाँ पर देखो, a solar cell जो consists of a PN junction. The thickness of P region is made small as compared to that of the N region. P region जो है it is covered with glass plate and we have an outer ring is provided for making the contact. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल देने के लिए, एनोड और कैथोड बनाने के लिए we need metallic contacts. Now N region में जो है उसमें भी a metallic disc is provided and the contact point is also provided for it. The thin region is called emitter. P type region को हम emitter कहते हैं और जो N type region है उसको हम base of the cell बोलते हैं. Symbolically solar cell जो है it can be represented by this. This is the symbol for a solar cell. I hope सबको ये clear है. ठीक है, इसका अरेंजमेंट क्लियर है, अरेंजमेंट क्लियर होगा तभी फंक्शनिंग क्लियर होगी. सो वी हैव अ थिन पी टाइप रीजन, ठीक है, which is placed above the n type region. We have two metallic contacts. Here it is acting as a anode, it is acting as a cathode over here. We have a glass over the p type region and the light, or you can say the solar light or the sunlight, is allowed to fall normally on the p region. ठीक है, next, now the light is made to fall normally on the P region of the semiconductor. The thickness of the P region should be such that maximum number of photons of incident light should be able to reach the junction and the incident photons supply sufficient energy to the valence electrons to make them jump to the conduction band. इसका मतलब क्या है, P region जो है उसकी thickness हमें इस तरीके से रखनी है और यू कैन से हमें उसको इतना थिन रखना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जो हमारे आ रहे हैं फ्रॉम द सनलाइट, दे विल बी एबल टू रीच द जंक्शन. और ये जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं ये जो है सफिशिएंट एनर्जी जो है वो सप्लाई कर सकें टू दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस बैंड में उनको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी फ्रॉम द इंसिडेंट फोटॉन्स, फिर वो उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे and they can move from the valence band to the conduction band. अगर वो move कर पा रहे हैं from valence band to conduction band, that means they become free and will be responsible for the conduction. So more and more minority charge carriers will be produced and is explained for photodiodes. जो हमारा solar cell है that also operates in the reverse bias region, then a solar light is allowed to fall normally on the P region. जब हमारा जो सेल है सोलर सेल है उसके ऊपर जब हमारी सोलर लाइट जो है वो फॉल होती है, इन दैट केस जो करंट हमारा प्रोड्यूस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. और यू कैन से दैट सोलर सेल जो है when a light is allowed to fall on it, it operates in the reverse bias mode as that of the photodiodes. So
As the number of incident photons at the junction increases, more and more valence electrons will jump to the conduction band. So we'll have more and more minority charge carriers. So the current in the reverse biasing will increase. So current जो है वो हमारा बढ़ेगा. ठीक है, यहाँ पे जो है VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व दे रखा है सोलर सेल का. ये विदाउट इंसिडेंट लाइट है. जैसे जैसे लाइट हमारी जो है, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी हमारी बढ़ेगी, करंट जो है हमारा वो बढ़ेगा. ठीक है, यहाँ पर जो है दो चीजों का ध्यान देना है. एक है ये I1 I2, एक है ये V1 V2. देखो जो हमारे ये I1 I2 है ना, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, और जो V1 V2 है इनको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेजेस. ये तो I1 I2 जो है इसको हम ISC से भी डिनोट करते हैं, द शॉर्ट सर्किट करंट. ये एक्सपेरिमेंट जो है तुम लोग लैब में परफॉर्म करोगे. और V1 V2 जो है इनको ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं, एंड दे आर डिनोटेड बाय V with the subscript OC. OC stands for open circuit and SC stands for short circuit. Now ISC जो है वो करंट होता है जहां पे हमारी वोल्टेज जीरो होती है. देखो ये हमारा y एक्सिस पे है ना I1 I2, तो y एक्सिस पे हमारी वोल्टेज जीरो है, x एक्सिस पे हम वोल्टेज को प्लॉट कर रहे हैं, y एक्सिस पे हमारा करंट है. तो I1 I2 पर हमारी वोल्टेज जीरो है. तो I1 and I2 जो है they are representing the short circuit current at which the voltage is zero. V1 V2 हमारी जो वोल्टेज की वैल्यूज हैं जो x एक्सिस पे लाई कर रही हैं. So V1 and V2 जो है these are also known as the open circuit voltages at which the current is zero. X एक्सिस पे है ना ये दोनों पॉइंट्स, so at which current is zero. ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने ये एक फिगर बना रखी है. ये हमारी फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ इतना सा रीजन अगर मैं दिखाऊं, ये एंड दिस थिंग. ठीक है, इसको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, लैब में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो हम इस तरीके से करते हैं. यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज है, यहाँ पर हमारे पास करंट है. तो हमारा ये वोल्टेज क्या होगा, दिस इज VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज एट विच करंट इज जीरो. यहाँ पर करंट जीरो है ना, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है. और ये हमारा पॉइंट होता है ISC विच इज द शॉर्ट सर्किट करंट एट विच द वोल्टेज इज जीरो. ठीक है, और ये ग्राफ हमारा क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज हमारी इंक्रीज हो रही है, दिस इज द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज. हमारा ग्राफ कैसे आता है, इस तरीके से. ठीक है, और ये पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम पावर, दैट मींस VM, IM. पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है. जब इसका प्रैक्टिकल करोगे तो ये चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी. तो VM IM क्या होता है, देखो हमारे पास जो है ना, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन टेबल है. ठीक है, हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस पे करंट की वैल्यूज जो है नोट डाउन करी, फिर हमने उनको प्लॉट कर दिया एंड वी गेट अ ग्राफ. ठीक है, सपोज यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट करंट हमने नोट डाउन करी. फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में एक टेबल और बनाते हैं जहां पर हम पावर कैलकुलेट करते हैं हर एक वोल्टेज पर. पावर हमारी क्या होती है, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. पावर हमारा क्या होता है, V into I. तो हम क्या करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन पे यहाँ पर एक वोल्टेज पे हमारा एक करंट होगा, फिर एक पावर की वैल्यू होगी V into I. सिमिलरली एक दूसरी वोल्टेज पे करंट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक पावर होगी. ऐसे ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स के लिए पावर की वैल्यू कैलकुलेट करते जाते हैं. फिर हम देखते हैं इन सारी वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है. तो जो हमारी वैल्यू मैक्सिमम है, दैट मींस वो हमारी मैक्सिमम पावर रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम PM से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी वोल्टेज होती है वो VM होती है. ये हमारी मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है, ये हमारी वोल्टेज है करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम पावर. और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा करंट है वो हम IM डिनोट करते हैं. सो दिस इज नॉट द मैक्सिमम करंट, दिस इज द करंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम पावर. तो ये VM IM पॉइंट जो है वो ये होता है. यहाँ पे हम एक डॉटेड रेक्टेंगुलर शेप बना देते हैं. ये फिर इसकी हेल्प से हम फिल फैक्टर निकालते हैं. फिल फैक्टर हमारा क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पावर टू द आइडियल पावर. मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, फिल फैक्टर को हम ईटा से डिनोट करते हैं. दिस इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम यूजफुल पावर PM
that is equal to Vm into Im divided by the ideal power VOC into ISC. ठीक है, देखो इसको हम कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली. हमने ये सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले ली, पावर कैलकुलेट कर ली, तो मैक्सिमम पावर के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो Vm है, जो करंट है वो Im है. तो यहाँ से हमें Vm और Im की वैल्यू मिल गई. फिर Vm Im पॉइंट से हम ये रेक्टेंगल जो है ये भी प्लॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट फिर हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स के लिए. फिर यहाँ ग्राफ प्लॉट करके ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वो हमें VOC दे देगा, वाई एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वो हमें ISC दे देगा. तो हमें Vm भी मिल गया, Im भी मिल गया, VOC मिल गया, ISC भी मिल गया. तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फिल फैक्टर ईटा, क्योंकि हमें चारों वैल्यूज पता है. वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम यूजफुल पावर आल्सो, वी कैन कैलकुलेट द आइडियल पावर आल्सो, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ फिल फैक्टर. फिल फैक्टर जो है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये हमें बताता है कि हमारी जितनी इंसिडेंट एनर्जी है सोलर एनर्जी, इसमें से कितनी एनर्जी जो है वो यूज हुई to get the electrical energy. That means how much light energy is converted into electrical energy. Usually जो हमारे सोलर सेल होती हैं उनकी एफिशिएंसी कम होती है. फिल फैक्टर जो इट इज ऑब्वियसली लेस देन 1. जो हमारी मैक्सिमम यूजफुल पावर होती है वो हमेशा हमारी लेस आती है आइडियल पावर से. तो फिल फैक्टर जो है इट इज ऑलवेज लेस देन 1. तो जितना ज्यादा हमारा फिल फैक्टर होगा, अगर हम कहते 0.3 है या 0.7 है, तो 0.7 जो है हमारा वो ज्यादा है 0.3 से. तो जितना ज्यादा फिल फैक्टर होगा हमारा उतना ही एफिशिएंट हमारा सोलर सेल होगा. और यू कैन से उतनी एफिशिएंटली जो है हमारी लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यूजुअली जो हमारे सोलर सेल्स होते हैं उनकी जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो 40% के आसपास होती है. पर अब जो है धीरे धीरे करके वी हैव रीच्ड अप टू द 80%. तो जो मटेरियल्स यूज होते हैं टू फॉर्म अ सोलर सेल, दैट आर सेलेनियम एंड सिलिकॉन. दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल्स. And the other materials that can also be used to make a solar cell, they are gallium arsenide, indium arsenide and gallium sulfides. ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें लिखी है ये पढ़ लेना. ये क्या कह रहा है, a silicon solar cell has a higher conversion of efficiency and greater stability. ठीक है, ये क्या लिखा है ये मैं पढ़ देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा blurred है. A silicon solar cell has a higher conversion of efficiency and greater stability. Both selenium and silicon cells can withstand extremely high and low temperatures. This is the very important advantage of using selenium and silicon for making the solar cell. क्योंकि solar panels जो हैं जो हमारे जगह जगह established होते हैं, तो हमारा अगर environmental temperature change हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ेगा in summers, कम होगा in winters, ठीक है, तो ये जो है it can withstand these extreme changing temperatures. It can withstand even extremely high temperatures and extremely low temperatures without any significant drop in the efficiency of the solar cell. And the efficiency of solar cell जो है it is measured with the help of fill factor. That is, it can be measured as the ratio of output electrical power, which is the maximum useful power, to the input light power, which is the ideal power. So the level of efficiency of solar cells जो है generally lies between 10 to 40%. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 10 to 40%. तो वी कैन से दैट एफिशिएंसी जो है सोलर सेल की वो कम होती है. तो सोलर सेल्स जो है, लेकिन इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या है यूज करने का, कि सन जो है इट इज अ ह्यूज एनर्जी सोर्स. वी कैन डायरेक्टली यूज सोलर एनर्जी टू गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इसका फायदा भी बहुत है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती है. अब धीरे धीरे करके इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती जा रही है और एडवांसमेंट के साथ. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए तुम देखते हो बाहर जो है, अगर तुम कहीं पे देख रहे हो बिल्डिंग्स के ऊपर रूफ पर भी यूज सोलर पैनल्स. अगर तुम देखोगे कहीं टेम्पल्स वगैरह में जो खाना बनाया जाता है बहुत ज्यादा एक्सेस में बनाया जाता है, तो वहां पर भी सोलर पैनल्स का यूज किया जाता है. शिरडी साई धाम जो है वहां पर भी सोलर पैनल्स जो है उनका यूज किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पसेस, क्योंकि वहां पे एक दिन में जो है बहुत ज्यादा कुकिंग जो है वो करनी पड़ती है. वहाँ दोनों हमारे पास सोर्सेज हैं.
सोलर एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज करके भी कुकिंग पॉसिबल है और यूजुअली भी जो है कुकिंग पॉसिबल है। तो जब हमारे पास जो है बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, so in that case we can use solar panels to get the electrical energy and that can be used for several purposes। ठीक है, डे टू डे लाइफ में सोलर सेल का यूज तो तुम देख ही रहे हो, लेकिन अब क्या है कि why do we use solar panels instead of a solar cell to increase the efficiency? क्योंकि सोलर सेल जो है वो इतने एफिशिएंट नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सोलर सेल्स जो हैं उनको हम अरेंज करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सोलर पैनल। तो अब क्या होता है, अब क्या है, वी कैन कन्वर्ट large amount of solar energy into electrical energy. We can get high electrical energy with the help of solar panels. Since solar cells जो है they are less efficient, but when we combine large number of solar cells together, then in that case we can increase its efficiency. So this is why we use solar panels instead of a single solar cell to increase the efficiency. और ये मैंने already बता दिया है how we can calculate the efficiency. We can calculate with the help of fill factor. So higher the value of fill factor, higher will be the efficiency of the solar cell. ठीक है, और सोलर सेल जो है इट वर्क्स सिमिलर एज दैट ऑफ द फोटोडायोड, बस इतना फर्क है कि यहाँ पर हम लाइट जो है इसको अलाउ करते हैं टू फॉल नॉर्मली ऑन द पी टाइप रीजन इंस्टेड ऑफ लाइट जो है फॉलिंग एट द पीएन जंक्शन लाइक वी हैव इन केस ऑफ अ फोटोडायोड। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ फोटोडायोड एंड अ सोलर सेल। ठीक है, और ये सब ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हाउ अ सोलर सेल वर्क्स, सिंबल फॉर सोलर सेल, और ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हाउ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, हाउ वी कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर, हाउ वी कैलकुलेट द फिल फैक्टर। ठीक है, which materials we can use for the construction of solar cells and what is the efficiency of a solar cell। ठीक है, it is, you can say that it is around 40%। ठीक है, और the level of efficiency जो है it is generally between 10 to 40%। आजकल जो है हम कह सकते हैं that we can reach up to the 80% efficiency of solar cell। ठीक है, so this is the first part of unit 2 that we have completed। From the next class onwards we will start with the second part of unit 2 which comprises of rectifiers and filters।